हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं हमारे ऑफलाइन अकाउंटेंसी टीचर के साथ, जिनका नाम है मोहम्मद शीराफ सर। इन्होंने एम.कॉम, एम.बी.ए, एम.फिल, नेट किया हुआ है। खास बात यह है कि अकाउंटेंसी टीचिंग में इनकी 8 साल की एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से जे.एंड.के के बेस्ट टीचर यही हैं। और आपको मैं बताऊं, अकाउंटेंसी के 30 मार्क्स आपके सिलेबस में हैं। जिन बच्चों ने इनसे अकाउंटेंसी पढ़ी है, उनको लगता है कि उनके 30 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। सबसे ज़्यादा भरोसा उनको इन्हीं 30 मार्क्स पे है। मैं ज़्यादा तारीफ़ें अब नहीं करना चाहता। आप इनका लेक्चर देख के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, लीजिए सुनिए इनका लेक्चर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग। तो आपके सिलेबस के हिसाब से जो पहला टॉपिक दे रखा है वो है अकाउंटिंग, इट्स मीनिंग एंड बेसिक टर्म्स। सबसे पहले ये समझेंगे कि अकाउंट्स कहते किसे हैं। पहले आप ये याद रखिए कि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको एमसीक्यू एग्ज़ाम देना है। तो उसी एंगल से हम पढ़ाएंगे ताकि आप अपने एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर पाओ। अकाउंटिंग की बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि अकाउंटिंग इज़ ए प्रोसेस। ये याद रख लीजिए आप। अकाउंटिंग है क्या? बेसिकली अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस कहते किसे है? प्रोसेस इज सिंपली नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए सीक्वेंस। कोई भी ऐसा काम जब हम करते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, उन स्टेप्स को सीक्वेंस में फॉलो करना इट्स इम्पॉर्टेंट। आपने ग्रेजुएशन करनी है, आप सीधे ही फाइनल ईयर में जाके नहीं बैठ सकते हैं। आपको पहले प्राइमरी क्लासेस पास करने हैं, सेकेंडरी क्लासेस, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, फिर जाके आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बनती है, नंबर ऑफ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इन ए सीक्वेंस। आप पहले मिडल फिर जाके प्राइमरी में नहीं आओगे, पहले सेकेंडरी फिर प्राइमरी में नहीं आओगे। सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। उसी तरह से अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग में भी नंबर ऑफ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इन ए सीक्वेंस। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से स्टेप्स हैं? अब हम वो स्टेप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो अकाउंटिंग में आता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई करना किसे कहते हैं? आइडेंटिफाई मतलब किसी चीज़ को पहचानना, किसी काम को पहचानना। अच्छा, अकाउंटिंग में हमने क्या आइडेंटिफाई करना है? अकाउंटिंग में हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो है ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में हमें ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन कहते किसे है? गाइस, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये दो चीज़ें किसी भी काम में मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि ये एक्टिविटी जो है ये ट्रांजैक्शन है। क्या होना चाहिए? सबसे पहला, देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एट लीस्ट 2 पार्टीज। कम से कम वहाँ पे जो है 2 पार्टीज होने चाहिए। दैट मीन्स एक पर्सन अकेले में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। मैं खुद ही अपने आप से ही परचेज नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद ही अपने आप को ही कोई चीज़ बेच नहीं सकता। ट्रांजैक्शन समझने के लिए, कोई एक्टिविटी ये जानने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं, हमें याद रखना है कि कम से कम वहाँ पे जो है 2 पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कम से कम बोला, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट एक पार्टी अकेले में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। क्लियर यहाँ तक? सेकेंड थिंग, बिटवीन दोज पार्टीज देयर मस्ट बी गिव एंड टेक। लेन देन होना चाहिए। कोई पर्सन कुछ देना चाहिए, दूसरा पर्सन वहाँ से कुछ देना चाहिए। सपोज मैं मार्केट जाता हूँ सेल फोन परचेज करने के लिए, मैं यहाँ से क्या देता हूँ? कैश।
वहाँ से मैं क्या लेता हूँ, सेल फोन। सो यहाँ पे देख लीजिए, जब मैं सेल फोन परचेज कर रहा हूँ तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, एक मैं, दूसरा वो सेल फोन वाला। हम दो पार्टीज के बीच में गिव एंड टेक हुआ, मैं यहाँ से कैश दे रहा हूँ, वहाँ से मैं सेल फोन ले रहा हूँ, तो इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, दो पार्टीज के बीच में गिव एंड टेक हो गया, इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आप में से कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, सर अगर मैं इसी सेल फोन को परचेज करूं ऑन क्रेडिट, मैं ले तो रहा हूं सेल फोन बट बदले में यहां से मैं कैश नहीं दे रहा हूं, क्या इसे भी ट्रांजैक्शन कहेंगे? दो पार्टीज है, दो पार्टीज के बीच में गिव तो नहीं है, टेक है, मैं ले रहा हूं वहां से सेल फोन, कैश तो नहीं दे रहा हूं। ओके, इसका आंसर ये है कि क्या आपको कभी नहीं कैश देना है। आज आप वहां से सेल फोन ले रहे हो, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको कैश तो पे करना है ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी गिव एंड टेक एट द सेम टाइम। अगर आप आज ले रहे हो, फ्यूचर में आप इसके बदले में दे रहे हो, तो इसे भी कंसिडर किया जाएगा गिव एंड टेक। क्लियर यहां तक? तो ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उस एक्टिविटी में, और वहां पे गिव एंड टेक इन दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए। क्लियर यहां तक? हमें ये ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी है। बिजनेस में हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन है कि नहीं, इसके लिए ये कंडीशन दोनों अगर फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये भाई ट्रांजैक्शन है। आइडेंटिफाई क्या करना है? इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा भाई, आइडेंटिफाई क्यों करना है? देख लीजिए, आप ये मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन, उसने दो बुक्स मेंटेन कर रखी है। एक बुक का नाम इसने रखा है परचेज बुक, दूसरे का नाम उसने रखा है सेल्स बुक। अब ऑब्वियसली नाम से पता चलता है, अगर वो कभी भी गुड्स परचेज करेगा उनको वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा, अगर कभी भी सेल करेगा, सेल ऑफ गुड्स, तो उनको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेगा। अब ये परचेज है या सेल है, इस ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना है। क्लियर यहां तक? इसी तरह से परचेज बुक, सेल बुक, इसके साथ कैश बुक बनाएगा। नाम से पता चलता है, आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे, नाम से पता चलता है कि कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश अगर मैं ले रहा हूं या अगर मैं कैश दे रहा हूं। अगर कभी भी एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा है, अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहा है जिसके लिए वो कैश दे रहा होगा या कैश ले रहा होगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अब ये ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में होगा, सेल्स बुक में होगा या कैश बुक में होगा? ये जानने के लिए हम पहले इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर यहां तक? मैं क्या बता रहा हूं आपको? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ स्टेप्स। उन स्टेप्स में जो पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाइंग। यहां तक क्लियर? ओके। अब आइडेंटिफाइंग के बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है दैट इज मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या है? हमें मेजर करना है। हम सारी जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में होती है, हम सारी एक्टिविटीज बिजनेस में अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम खाली वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, वो एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं जिनका वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर पाए। प्लस हम जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे होंगे उस कंट्री की जो करेंसी होगी उस करेंसी में हमें उसको मेजर करना है। हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे रुपीज़ में ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इंडिया में बैठ के हम यूरोज और डॉलर्स में नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो दो चीज़ें मेजरिंग में याद रखनी है। एक तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जिनका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर पाए, और जो कैलकुलेट वैल्यू करना है इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री या स्टेट जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं। वो चीज़ें जिनका वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे उससे हमारे बिजनेस पे कितना ही इम्पैक्ट बड़ा क्यों ना पड़ा हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक पर्सन है, उसके दो शॉप्स चल रहे हैं, दो शॉप्स पे उन्होंने दो सेल्समैन रखे। एक सेल्समैन ऑनेस्ट है, दूसरा उतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट ही है। आपको क्या लगता है, ऑनेस्ट सेल्समैन होने की वजह से
ये बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा कमा के देगा। अब जो डिसऑनेस्ट बंदा है वो तो प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, उसके मतलब जो वो वाली शॉप है उसमें या लॉस होगा या कम प्रॉफिट होगा। तो ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी ऑफ अ सेल्समैन, इससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन क्या मैं इसकी ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी मेजर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मनी? ऑल्दो इफेक्ट पड़ रहा है, इससे नहीं कर सकते ना वैल्यू कैलकुलेट ऑनेस्टी कितने रुपए की ऑनेस्टी है, कितने हज़ार की डिसऑनेस्टी है, तो ये ऑनेस्टी वगैरह हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट इसमें रिकॉर्ड करेंगे, हम करेंगे वो चीज़ें जिनका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं किसी पर्सन से गुड्स परचेज कर रहा हूँ ऑन डेली बेसिस अपने बिजनेस के लिए, तो जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, मैं सेल फोन वाले से सेल फोन परचेज कर रहा हूँ, क्या कल को मुझे सेल फोन वाले को सेल फोन ही लौटाना है या इसको कैश देना है? कैश देना है ना। सेल फोन जब मैं परचेज कर रहा हूँ, जब मैं सब्जी वाले से सब्जी ले रहा हूँ, मैं थोड़ी ना 2 दिन के बाद उसको वापस सब्जी दे रहा हूँ। उसको देना क्या हमने? कैश देना है। दैट मीन्स इस सब्जी की वैल्यू, इस सेल फोन की वैल्यू, हर चीज़ की वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, ताकि हम कल को अगर पेमेंट करें, हम बिजनेस में पेमेंट इस बिजनेसमैन को पेमेंट करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ना कि गुड्स में पेमेंट करें। इसीलिए हमें मेजर करना पड़ता है। मीन्स अगर मैं कहीं पे सपोज मैं स्टेशनरी वाले से पेन्स परचेज कर रहा हूँ, मैं टोटल पेन्स परचेज कर रहा हूँ 10, एक पेन की वैल्यू है 10, टोटल कितना मैं पे कर रहा हूं, मैं टोटल 100 मुझे पे करना है। दैट मीन्स इस पेन्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, क्लियर यहां तक? तो 2 स्टेप्स आ गए अभी तक। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग। दूसरा क्या है? मेजरिंग। ओके, अभी मैंने ना पेन उठाया है ना मैंने नोटबुक उठाई है, अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद थर्ड स्टेप जो इन्वॉल्व होता है दैट इज रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कहते किसे है? एक बिजनेस में बहुत तरह की अकाउंटिंग बुक्स बनाई जाती है। आपने सुना होगा नाम, जर्नल होता है, लेजर होती है, वहाँ पे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आगे जाके सारे डिस्कस करेंगे हम। अब जितनी भी बुक्स, एक अकाउंटिंग बुक्स एक बिजनेस में बनाई जाती है, उनमें एक बुक आती है, उस बुक का नाम है जर्नल। जब हम फर्स्ट टाइम बिजनेस में अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं तो उनमें सबसे पहली बुक जो मेंटेन करते हैं उस बुक का नाम है जर्नल। तो रिकॉर्डिंग कहते किसे हैं? रिकॉर्डिंग कहते हैं जर्नल। जो पहली बुक हम बनाते हैं, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को राइट डाउन जब हम करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में, किस बुक में? जर्नल में, उसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब यहां पे आपके 2 MCQs बनते हैं। इस जर्नल को जिस पे हम रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम बुक्स, इस पे रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस करते हैं, इस बुक के 2 नाम हैं। इस बुक को हम या तो कहते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के हिसाब से। या तो हम इसे कहते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, या हम इसे कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां पे 2 MCQ आपके एग्जाम के हिसाब से बनते हैं। एक तो आपका MCQ ये आ सकता है कि बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री किसे कहते हैं, और आ सकता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं। तो याद रख लीजिए, जर्नल जो बुक है जिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इस बुक को हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इस बुक की एक सबसे बड़ी खासियत है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करते हैं, हम इन्हें उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं। हम जर्नल में ये नहीं देखते हैं कि पहले सेल्स वाली ट्रांजैक्शन सारी ख़त्म करो फिर परचेज वाली ख़त्म करो, ये नहीं होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है, अगर पहले सेल परचेज होती है तो पहले परचेज लिखो, उसके बाद सेल होती है बिजनेस में सेल लिखो, उसके बाद अगर फिर से परचेज होती है फिर परचेज लिखो। अब परचेज को साइड में जाके अलग नहीं लिख सकते हो। जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होते हैं उस सीक्वेंस में हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसी सीक्वेंस में हम रिकॉर्ड भी करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जर्नल की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
क्लियर यहां तक? ओके, तो रिकॉर्डिंग के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है उसे हम कहते हैं क्लासिफाइंग, या उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। कुछ बुक्स में क्लासिफाइंग लिखा होगा, कुछ बुक्स में पोस्टिंग लिखा होगा। अब पोस्टिंग या क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? जब हम जर्नल मेंटेन करते हैं, जर्नल में हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व। कैश की ट्रांजैक्शन भी, परचेज भी, सेल्स भी, एक्सपेंसेस भी, इनकम्स भी, एसेट्स भी, लायबिलिटी, सारी टर्म्स आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। सारी ट्रांजैक्शंस वहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं, सपोज मेरा कोई कस्टमर है, वो मुझसे गुड्स परचेज कर रहा है, तो हम उसके लिए उसने हमसे कितने अमाउंट के गुड्स परचेज किए हैं, कब उसने किए हैं परचेज, उसके बदले में कितना पेमेंट उसने करी है और कितना आउटस्टैंडिंग रहता है अभी, उसके लिए हम और एक बुक बनाते हैं। इस बुक का नाम हम लेजर रखते हैं। तो लेजर है क्या? बेसिकली लेजर एक बुक बनती है। इस बुक में अलग अलग पर्सन का अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग हेड रखा जाता है। मिस्टर ए के लिए अलग पेज रखा जाएगा, मिस्टर बी के लिए अलग पेज रखा जाएगा, फर्नीचर कितना है हमारे पास उसके लिए अलग पेज रखा जाएगा, टोटल सैलरी कितनी पे हमने करी है उसके लिए अलग पेज रखा जाएगा। जर्नल में ये नहीं होता है, जर्नल में ऐसे ही सारा लिखते हैं। यहाँ पे अलग अलग हेड रहता है और इस अलग अलग हेड को हम एक एक लेजर अकाउंट कहते हैं। ये आप समझ लीजिए, एक तो होती है लेजर और दूसरा होता है लेजर अकाउंट। अब क्या डिफरेंस है लेजर और लेजर अकाउंट में? जब हम इस बुक की बात करते हैं जिसमें सारे अकाउंट्स हमने बना रखे हैं, सारे हेड्स बना रखे हैं, डिफरेंट हेड्स बना रखे हैं, इस बुक को हम कहते हैं लेजर। लेकिन इस बुक के एक एक हेड को हम एक एक लेजर अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब इस बुक में मैंने कैश के लिए एक पेज रखा है, उसे मैं कहता हूं कैश अकाउंट। इसी तरह से मैंने फर्नीचर के लिए रखा है, उसमें मैं कहता हूं फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट का कोई उतना बड़ा मीनिंग नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। बेसिकली आप कहते हो ना हमारा बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर सपोज 0531 ऐसे करके कुछ है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल ये मतलब है कि बैंक वालों के लिए मैं कस्टमर हूं, बैंक वालों ने अपने कस्टमर्स की एक लेजर बना रखी है, उस लेजर में मेरा सीरियल नंबर सपोज 1030 आता है। मीन्स मेरे से पहले 1029 पर्सन ने सेविंग अकाउंट खोल रखा है, अब मैं आता हूं 1030th पर्सन, तो मेरा अकाउंट नंबर पड़ गया 1030 SB 1030। तो बेसिकली इसका मतलब सीरियल नंबर, बाकी कुछ नहीं होता है। उसी तरह से एक बिजनेस में जो ये बुक हम बनाते हैं, इस बुक को हम कहते हैं लेजर, और इस बुक में जो अलग अलग हेड बनाते हैं, अलग अलग हेड्स को हम कहते हैं लेजर अकाउंट्स। क्लियर? आप ये भी कह सकते हो कि लेजर अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो पार्ट ऑफ लेजर है। ठीक है? या हम कह सकते हैं लेजर्स जो है इसके सब हेड्स जो आते हैं वो लेजर अकाउंट्स होते हैं। क्लियर यहां तक? ओके, तो क्लासिफाइंग या पोस्टिंग किसे कहते हैं? क्लासिफाइंग या पोस्टिंग कहते हैं हम जब हम जर्नल में जो हमने एंट्रीज उठाई रखी होती है, रिकॉर्ड कर रखी होती है, इसमें से हम उठा के एंट्री को अपने अपने लेजर में अपने अपने हेड के अंडर रिकॉर्ड करते हैं, अपने अपने हेड को अपने अपने हेड में पोस्ट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। ठीक है? जर्नल से उठा के लेजर में एंट्री करने को हम पोस्ट या क्लासिफाइंग कहते हैं। क्लियर यहां तक? यहां पे आपके 2 MCQs फिर से बन सकते हैं। इस लेजर के 2 नाम और भी है। इसी लेजर को हम कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री या बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। अब इसका मतलब क्या है? देख लीजिए, पहले मैंने कहां पे रिकॉर्ड किया? जर्नल में। जर्नल बनी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल के बाद मैंने किस पे रिकॉर्ड किया? लेजर में। लेजर बन गई फाइनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। क्लियर यहां तक? और 2 ही बुक्स मेन बनती है, उसके बाद स्टेटमेंट्स बनते हैं। एक तो जर्नल बनती है, मेन बुक्स मैं कह रहा हूं, सब्सिडरी बुक्स बनती है, एडिशनल बुक्स बनती है, मेन बुक्स 2 बनती है, जर्नल और लेजर। पहले जर्नल बनती है प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, उसके बाद लेजर बनती है सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री, और ज्यादा ऑथेंटिक जर्नल रहती है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। लेजर के बाद कोई बुक नहीं बनानी पड़ती है, इसीलिए हम इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। क्लियर यहां तक? ये आप याद रख लीजिए,
जर्नल के और दो नाम, लेजर के और दो नाम। क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे 4 स्टेप्स अभी तक अकाउंटिंग के। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या है? जब मैंने किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाया, मिस्टर ए कोई पर्सन है, वो मेरा कस्टमर है, मिस्टर बी मेरा दूसरा कस्टमर है, मिस्टर सी मेरा तीसरा कस्टमर है। सपोज 1 महीने तक ये मुझसे क्रेडिट लेते हैं गुड्स। अब 1 महीने के बाद ये पर्सन 15 दिन के बाद आता है, वो कहता है टोटल मुझे कितना देना है, मैंने कितने अमाउंट के गुड्स आपसे परचेज कर रखे हैं, मुझे कितना कैश पे करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने इस पर्सन की लेजर में से लेजर अकाउंट एक हेड बना रखा है, उसमें हम इस पर्सन मिस्टर ए के रिलेटिंग सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इसने कितने के गुड्स परचेज किए, कितनी पेमेंट करी है, आउटस्टैंडिंग कितना है, हम उसकी टोटलिंग करते हैं। इसने दिया कितना है, इसने हमसे लिया कितने का है, अब अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है, उसके लिए हम टोटलिंग करते हैं। सारी अकाउंटिंग की टोटलिंग करते हैं हम। टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं, टोटल इनकम्स देखते हैं, इसी तरह से टोटल परचेज ऑफ गुड्स, टोटल सेल ऑफ गुड्स देखते हैं। फिर जाके लास्ट में डिफरेंस करते हैं, मैंने कितने के परचेज करे, कितने के सेल्स करे। हम देखते हैं टोटल इनकम्स कितनी आई हमारे यहाँ, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, फिर इनकम माइनस एक्सपेंस कैलकुलेट करके हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और भी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो समराइज कहते किसे है? समराइज का मतलब होता है, आप खुद ही देख लीजिए, समराइज बना है सम से। सम का मतलब क्या है? ऐड। एक तो टोटलिंग होती है लेजर अकाउंट्स की, और कैलकुलेट करते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे लायबिलिटीज कितनी है। आगे की क्लासेस में एसेट, लायबिलिटी वगैरह पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहां तक इसे समराइज कहते हैं। अच्छा, अब समराइज के बाद क्या आता है? समराइज के बाद आता है एनालाइजिंग। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस करी, उसके बाद मेजर किया, उनका वैल्यू कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग के बाद हमने रिकॉर्ड किए इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में, जर्नल के बाद क्लासिफाई किया या पोस्ट किया हमने इनको किस में? लेजर में। अब लेजरिंग की टोटलिंग वगैरह हो गई, इसे समराइज कहते हैं। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता चला कि हमारा प्रॉफिट या हमारा लॉस इतना है। उसके बाद हम करते हैं और एक नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एनालाइजिंग। अब एनालाइज किसे कहते हैं? एनालाइज वर्ड सिंपली आप याद रख लीजिए, कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? आप ऐसे समझ लीजिए, आप में से कोई सपोज बच्चा है 10th क्लास का, सपोज बच्चा है कोई। अब 10th क्लास का जो स्टूडेंट है वो कहता है मेरे जो मतलब मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500 450 आए हैं। सपोज मेरे 90% आए, कोई पर्सन कहता है मेरे 90% आए हैं। अब 90% अगर इसके आए हैं तो 90% इस साल आए हैं, 11th में कितने, सॉरी 9th में कितने आ गए होंगे। फिर ये कंपेयर करता है, मेरे 9th के इतने मार्क्स आए थे, मेरे 10th के इतने मार्क्स आए। फिर ये लास्ट में ये डिसाइड करता है कि मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई कि डिक्रीज। इस बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस जो है, इसी तरह से ये बंदा कह रहा है कि मेरे 90% 10th में आए हैं, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है उसके या तो 85 होंगे या 95 होंगे। दैट मीन्स जिस तरह से एक स्टूडेंट कंपेयर करता है, दो तरह से कंपेयर करता है। एक तो एक खुद का कंपैरिजन किसी और के साथ करता है, अपने फ्रेंड के साथ। दूसरा एक खुद का कंपैरिजन अपने ही साथ करता है, इस साल की परफॉर्मेंस कितनी थी, पिछले साल की परफॉर्मेंस क्या थी। इन द सेम वे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का मतलब जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करता है एक तो दूसरों के साथ। मतलब सपोज मैं एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस कर रहा हूं, दूसरा पर्सन भी एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस कर रहा हूं, मैं देखता हूं अपने बिजनेस को इसके बिजनेस से कंपेयर करता हूं, मेरा प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट कितना है। या मैं अपने बिजनेस का कंपैरिजन खुद से करता हूं, इस साल का प्रॉफिट मेरा कितना है, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है। तो इसे हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, या हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। दैट मीन्स एक तो हम विद इन द फर्म कंपैरिजन करते हैं, दूसरा फर्म का कंपैरिजन दूसरे पर्सन के साथ करते हैं। क्लियर यहां तक? ओके। तो इसके बाद एनालाइज करने के बाद, अब एनालाइज करते क्यों है, ताकि अगर कहीं हमारी गलती हो गई होगी वो गलतियां हम आगे जाके सुधारें।
ठीक है। अब गलतियां कैसे होती है? सपोज एक पर्सन ने 2 यूनिट स्टार्ट कर रखे हैं, 2 ब्रांचेस इसने स्टार्ट करी है, या एक पर्सन ने 2 प्रोडक्ट्स सेल कर रखे हैं, 2 प्रोडक्ट्स के साथ ये डीलिंग्स करता है। अब ये कंपेयर करता है इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है, दूसरे का प्रॉफिट कितना है। अगर 2 यूनिट्स इसने एस्टैब्लिश करी होंगी, उस ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, इस ब्रांच का प्रॉफिट कितना है। ये कंपैरिजन करता क्यों है? ताकि ये कल को डिसाइड करे कि कौन सा यूनिट मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, किसी में लॉस आ रहा होगा। जिसमें लॉस आ रहा है या तो स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स उठाएगा, वो लॉस अवॉइड करेगा, उसमें भी प्रॉफिट आना चाहिए। अगर इसे लगेगा कि इस वाले यूनिट में प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम है, तो इस वाले यूनिट में जो उसने बिजनेस अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उस इन्वेस्टमेंट को भी उसी पहले वाले बिजनेस में करेगा इन्वेस्ट, पहले वाले यूनिट में करेगा जहां इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है। उसी तरह से अगर ये 2 प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, अगर इसको लगेगा कि एक प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, दूसरे में लॉस है, तो जो इसने दूसरे प्रोडक्ट में अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको भी करेगा पहले वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट, उसी पहले वाले प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट इसको ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स एनालाइज या कंपैरिजन इसलिए कर रहा है ताकि कल को जाके ये डिसीजन ले सकेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ये डिसीजन लेता है, इस डिसीजन को हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग। बात आई समझ? अब सीक्वेंसेस मस्ट यहां पे, ये नहीं कर सकता पहले डिसीजन लेगा फिर कंपैरिजन करेगा। पहले कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन के बेसिस पे इसको डिसीजन लेना है। पहले एनालाइज होगा, उसके बाद इंटरप्रेटिंग होगा। क्लियर यहां तक? ओके। अब एनालाइजिंग के बाद जब ये एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? कम्युनिकेटिंग। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग जो होता है दैट इज कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग क्या है? आप ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा ये। मुझे लोन चाहिए, मैं बैंक वाले के पास बैंक मैनेजर के पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे लोन चाहिए। किस लिए चाहिए? बिजनेस मुझे एक्सपैंड करना है अपना। अब वो बैंक मैनेजर मुझे लोन प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड है? वो कहेगा कि आपका जो बिजनेस एग्जिस्ट हो रहा है, अभी तक चल रहा है बिजनेस, आप मुझे बता दीजिएगा आपका अभी तक का प्रॉफिट कितना है, आपके एसेट्स कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, ताकि वो लोन मुझे तब देगा जब उसको ये रियलाइज होगा कि मैं वो अमाउंट कल को उसे पे ऑफ कर पाऊंगा। मेरी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, कुछ उसको लगना चाहिए कि सिक्योरिटी है। अगर लगेगा उसको कि मेरे बिजनेस मतलब जिसमें वो लोन दे रहा है वो प्रॉफिटेबल है, तब जाके वो लोन देगा। तो अब मैं बातों बातों में ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा इतना प्रॉफिट था, मेरा इतना मतलब एसेट्स है, इतने चांसेस है मुझे आगे प्रॉफिट एक्सपेंड, बिजनेस एक्सपेंड होने के। सिंपल मैं उसे एक स्टेटमेंट दूंगा, ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा मेरा बैलेंस शीट, आप खुद देख लीजिए। तो ये जो मैंने अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, अकाउंट्स के बेसिस पे जो मैं स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, ये स्टेटमेंट से अपने आप में इससे बातें कर रहे हैं। स्टेटमेंट को देख के ये डिसाइड करेगा कि मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट सर्व एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरह से हर मतलब कोई बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, याद रख लीजिए अकाउंटिंग को हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर मुझे बिजनेस को एक्सप्लेन करना है किसी के सामने, इसकी साउंडनेस मुझे एक्सप्लेन करनी है, कितना साउंड बिजनेस है, कितना सॉल्वेंट बिजनेस है, तो इसे हम कहेंगे कि अकाउंटिंग के स्टेटमेंट्स देख के ही वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकाउंटिंग को हमेशा याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, यहां से आइडेंटिफाइंग से लेके पूरा कम्युनिकेटिंग तक, आइडेंटिफाइंग से लेके कम्युनिकेटिंग तक जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कंप्राइजिंग दीज स्टेप्स, जो एक प्रोसेस बनती है आइडेंटिफाइंग से कम्युनिकेटिंग तक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द होल प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? तो ये मैंने पहला लेक्चर आपको दिया अकाउंटिंग के ऊपर, लेकिन यहां पे साथ साथ में बताऊंगा इसके कितने एमसीक्यूज बनते हैं। इस वाले टॉपिक में अगर आपके एमसीक्यूज आएंगे, कौन कौन सा एमसीक्यू आ सकता है? फर्स्ट, जर्नल को हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहते हैं, ये याद रख लीजिए। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री किसे कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं? दूसरा एमसीक्यू। बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसे कहते हैं? तीसरा एमसीक्यू। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री किसे कहते हैं? 4 एमसीक्यू बन गए यहां तक। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? इंटर का मतलब होता है
इंट्रा का मतलब होता है विद इन द फर्म। इंटर और इंट्रा में क्या फ़र्क है? इंटर फर्म मतलब एक फर्म का कंपैरिजन दूसरे फर्म के साथ। इंट्रा का मतलब विद इन द फर्म, मेरे बिजनेस का कंपैरिजन अपने ही बिजनेस के साथ, इस साल की परफॉर्मेंस और पिछले साल की परफॉर्मेंस, ये बनता है यहां पे। और अकाउंटिंग को क्या कहते हैं हम? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव आ सकता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं, वहां पे 2-4 ऑप्शंस आएंगे, तो वहां पे अकाउंटिंग को आप याद रख लीजिएगा, इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। यहां तक। और एक एमसीक्यू यहां पे बनेगा, ये जो प्रोसेस मैंने बताई इसकी सीक्वेंस, पहले मेजरिंग आता है, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, वहां पे आ सकता है 2-4 स्टेप्स दे रखे होंगे, इनको आप प्रॉपर ऑर्डर में रख लीजिए। तो याद रखिए, पहले आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग, देन कम्युनिकेटिंग। तो यहां पे कितने एमसीक्यू मैंने बोला? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री 4, इंटरफर्म इंट्राफर्म 6, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस 7, और इन प्रोसेस इस सीक्वेंस को 8 ऑब्जेक्टिव्स टोटल इसमें से निकल सकते हैं बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में। क्लियर यहां तक? तो ये मैंने अकाउंटिंग एक्सप्लेन किया, अकाउंटिंग कहते किसे है। क्वेश्चन होगा, कोई कंफ्यूजन कहीं पे होगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा, और आपके कमेंट्स से मैं ये मतलब डिसीजन ले पाऊंगा आगे जाके कि मुझे आगे अकाउंटिंग के बाकी वीडियोस बनाने हैं या नहीं, और एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्म में बताना है आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में आपको बता दीजिए क्या आपको लग रहा है। और ये एमसीक्यू मैं साथ साथ हर टॉपिक पे बताया करूंगा। इसके बाद जो मैं बाकी टॉपिक्स दूंगा वो दूसरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह अकाउंटिंग टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग की यूज़ होती है वो मैं कंटिन्यू करूंगा। जिस तरह यहाँ पे ट्रांजैक्शन आया, बाकी टर्म्स में आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।